बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम बैठे हुए हैं मेलबर्न सिटी में और ऊबर कर रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम निकाल कर एक वीडियो बना ली जाए, जो कि बहुत डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि मैं स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जो मेरी मोस्टली वीडियोज़ वगैरह हैं वो स्विनबर्न से रिलेटेड ही होते हैं। तो लोग कहते हैं नुमान भाई आप स्विनबर्न के अलावा भी हमें बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेलबर्न में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने किस बात पर एक वीडियो ज़रूर बनती है और भी आएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेलबर्न के अंदर स्विनबर्न के अलावा कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कॉफ़ी की सिप लेते हैं और फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो देखें, वीडियो का डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि मेलबर्न के अंदर दो बहुत बड़ी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और दूसरी है मोनाश यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में हैं और इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, इनकी रैंकिंग मतलब ऑस्ट्रेलिया में टॉप 8 में है, वर्ल्ड में भी टॉप 100 में आती हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर एडमिशन लेना भी बहुत इट्सल्फ एक मतलब मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल एक साइड में है। ये बहुत महंगी है यार, ये मतलब हर बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इवन आप एडमिशन ले भी लें। ठीक है, इनकी आर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, स्कॉलरशिप भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। PhD की एक अलग सीन है, उनके लिए तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं क्योंकि इनके पास रिसर्च बहुत होती है, रिसर्च की फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो स्विनबर्न के अलावा जो पहली अच्छी यूनिवर्सिटी मैं अपनी रैंकिंग के लिहाज से मैं बताऊंगा वो है डीकन यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी के इधर मेलबर्न में दो कैंपस हैं। एक इसका कैंपस रीजनल एरिया में है जो कि जिलोंग है, मेलबर्न का रीजनल एरिया, और दूसरा यहाँ पे बरवुड है। ठीक है, तो डीकन यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि डीकन यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बहुत फास्ट है। आप अप्लाई करेंगे, आपको बहुत जल्दी ऑफर लेटर आएगा, उनका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने फ़ीस पे कर दी और COE का वेट करें, COE आपको बहुत जल्दी इशू हो जाता है। ठीक है, और वीज़ा रेशो सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये लेवल 1 यूनिवर्सिटी है तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ठीक है, डीकन यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे डीकन यूनिवर्सिटी में इस वजह से आते हैं कि यार इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। वैसे तो वीज़ा रेशो का यूनिवर्सिटी से कोई ख़ास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मतलब डीकन यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, डीकन यूनिवर्सिटी की अगर बात करें इंटेक की, तो डीकन में ट्राइमेस्टर इंटेक होता है, मतलब एक जुलाई में, एक अक्टूबर में, एक फेब में। ठीक है, और इसके अलावा रीजनल में पढ़ने को आपको 5 PR के पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे और मैं सिटी में पढ़ने के वो 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे। एक ये बड़ा मेन डिफरेंस है। ठीक है, और उसके अलावा डीकन के बाद हम बात करें कि बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है RMIT यूनिवर्सिटी, इधर मेलबर्न सिटी में भी मौजूद है, वो सामने कैंपस है उसका। ठीक है, तो RMIT भी एक लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है और इसकी रैंक भी बहुत अच्छी इसकी रैंकिंग है। और इनका एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि ये थोड़ा सा स्लो है, ये इंटरव्यू लाजमी लेते हैं हर बच्चे से ना। और अगर कोई भी बच्चा जो RMIT में अप्लाई कर रहा है उसके लिए एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो आपके होम कंट्री में है वो सेक्शन 2 में या 3 में मौजूद है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको RMIT आपको कहेगी कि आप अपनी रेलिवेंट जो प्रोफेशनल काउंसिल है आपके कंट्री में, आप अपनी डिग्री उससे अटेस्ट करवाएं, फिर हम आपको आगे एडमिशन को प्रोसीड करेंगे। मैंने जब RMIT में अप्लाई किया था तो मेरा यही इशू था। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में वो सेक्शन 2 की थी। अब सेक्शन 2 में थी तो मुझे एजेंट ने बोल दिया कि भाई उसमें आपका नहीं होगा क्योंकि आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई उस वक्त कोई कौंसल नहीं थी मेडिकल लेबॉर्ट्री की, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। अब तो कौंसल बन गई है, अब तो कर सकते हैं लोग अप्लाई, लेकिन बड़ी मेन चीज़ है ये कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी होम कंट्री में सेक्शन 2 सेक्शन 3 से है तो फिर आपको अपनी, अगर आपको कौंसल है फिर तो वेल एंड गुड, अगर आपको कोई कौंसल वगैरह नहीं है तो फिर आप इसमें ना ही अप्लाई करें। और ये मैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिकली पाकिस्तानी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है जो कि ऑस्ट्रेलियन होम डिपार्टमेंट ने की हुई है। ठीक है, उसमें 4 कैटेगरीज हैं, सेक्शन 1 2 3 4। 1 सबसे अच्छा है, 4 सबसे बुरा है। 1 का एडमिशन बहुत ईजिली हो जाता है, 4 का नहीं होता, बहुत कम यूनिवर्सिटी एडमिशन देती हैं। ठीक है, और RMIT के बाद हम बात करेंगे तीसरी यूनिवर्सिटी पे जो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इसके काफ़ी कैंपसेस हैं। एक इसका मेलबर्न में भी कैंपस है, सिडनी में भी कैंपस है,
तो जो मेलबर्न कैंपस है उसकी खासियत ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। अभी अगर मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्विनबर्न में 50,000 फ़ीस है, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में 11 या 12,000 फ़ीस है, मतलब 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इतने में आप एक कोर्स मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, इसकी भी वीज़ा रेशो अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पर भी बहुत कम्युनिटी है अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी। ठीक है, और विक्टोरिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो नर्सिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। इनका नर्सिंग का जो कोर्स है वो बहुत डिमांड में है, और बहुत बच्चे यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि डीकन में नर्सिंग नहीं है, स्विनबर्न में है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है नर्सिंग स्विनबर्न की। और इस तरह से RMIT में मुझे श्योर नहीं है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि यहाँ पे नर्सिंग है या नहीं है। बाकी मेजर सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और अच्छा, RMIT के बाद अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके सब कैंपसेस हैं, मतलब उनके मेन कैंपसेस यहाँ पे नहीं है। जैसे CQU यूनिवर्सिटी है, वो लेवल 2 की है। कपलान यूनिवर्सिटी, कपलान बिजनेस स्कूल है, वो भी लेवल 2 का है। उसके अलावा यहाँ पे है लैट्रोब यूनिवर्सिटी, वो भी लेवल 2 की है। तो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ को मैं उस लिहाज से इतना रिकमेंड नहीं करता। अगर आपका लेवल 1 में हो रहा है तो आप लेवल 1 में जाएँ, अगर नहीं होता तो फिर ज़रूर लेवल 2 को ट्राई करें। ठीक है, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा ये 3 मैंने ऑप्शन आपको बताया हैं, कपलान बिजनेस स्कूल, लैट्रोब यूनिवर्सिटी, CQU यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फेडरेशन यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है सिटी में। ठीक है, वो भी लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है। तो मेलबर्न में बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। जबकि आप और किसी शहर में जैसे सिडनी में जाएंगे, वहाँ पे भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इन दोनों से आप हट के कहीं निकलेंगे तो आपको वहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगी। तो यही बड़े शहरों में जाने का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, और आपकी जॉब के लिहाज से भी। ठीक है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करेंगे सिडनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग मेलबर्न में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेलबर्न में आना चाह रहे हैं, होपफुली उनकी माइंड में थॉट में थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ यार, मेरे पास ये ऑप्शन है। आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो यार, मुझे पर्सनली यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत इसकी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसमें जाना इटसेल्फ एक बहुत अचीवमेंट है, और उसके बाद जब आप हो भी जाते हैं तो फिर दैन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको उसमें जा सकते हैं, मोनाश में जा सकते हैं, ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप हम जैसे मेजॉरिटी में आते हैं तो फिर आपको बस क्या करना है कि आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी ढूंढनी है और उसमें अप्लाई कर दें। एक यूनिवर्सिटी में कभी भी अप्लाई ना करें, हमेशा 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। मेरे साथ हो चुका है, मैंने मैक्वायर यूनिवर्सिटी सिडनी में अप्लाई किया था, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, और मैं 4 हफ्ते उसके ऑफर लेटर का वेट किया। एंड पे मुझे ऑफर लेटर ही नहीं मिला, उन्होंने उल्टा रिजेक्शन दे दी। अब मैं ना घर का ना गार्ड का, मेरे तो 4 हफ्ते ज़ाया हो गए। मैंने नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने फिर 2 कंसल्टेंट के पास गया, मैंने फिर 5-6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराया। फिर मेरे पास काफ़ी सारे ऑफर लेटर आ गए। फिर मेरे पास एक वो थी, मेरे पास एक चॉइस थी, हाँ यार मैं इसमें जाऊँ इसमें नहीं जाऊँ। मेरे पास तस्मानिया का लेटर था, मैं नहीं गया। ग्रिफिथ का था, मैं नहीं गया। मैंने अपनी मर्ज़ी से स्विनबर्न चूज़ की। तो आप लोग भी यही करें कि अगर आप अभी तो सीज़न है अप्लाई करने का, तो अभी समर का सीज़न जारी है और फेब एंड टेक की भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ अभी उन्होंने एडमिशन प्रोसेस पर काम तेज़ कर दिया है। कॉफ़ी ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस तेज़ कर दिया। अभी एक जो बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि वीज़ा रेशो तो एक अलग चीज़ है ना, वो आजकल मैंने आपको पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में कि दिसंबर तक जो वीज़ा की प्रोसेस सिचुएशन है वो ऐसी ही रहेगी। मिड दिसंबर से ऑनवर्ड इसमें बेहतरी आना शुरू होगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे फेब एंड टेक करीब आएगा तो वीज़ा का जो ड्यूरेशन है ना वो कम हो जाएगा, और वीज़ा बहुत जल्दी आना लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल ये भी इशू है ना कि यूनिवर्सिटी भी ऑफर लेटर नहीं दे रही, मतलब अभी तक जो है वो बहुत लेट से दे रही थी। मैं देख रहा हूँ बच्चों को कह रहे हैं 2 महीने बाद आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, समटाइम 2.5 मंथ्स के बाद, मतलब 2.5 महीने के बाद आ रहा है। तो इसकी एक रीज़न यही होती है कि जब एक इनटेक क्लोज़ होता है, जैसे जुलाई क्लोज़ हुआ था, उसके बाद यूनिवर्सिटियाँ बहुत स्लो हो जाती हैं, और जो सेमेस्टर हो चल रहा था उस पर फोकस करती हैं। अभी यहाँ पे जैसे जुलाई सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट फेब है। अब बच्चों को भी जो जुलाई टेक में आए हैं उनको छुट्टियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी आगे यूनिवर्सिटीज़ का फोकस है आगे फेब एंड टेक के लिए। ठीक है, तो अभी आगे इन्होंने एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ किया, और इसमें आहिस्ता एक दिन में तो तब्दीली नहीं आ जाएगी ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, सबको असेस करके भेजना होता है।
उनको ऑफर लेटर वगैरह भेजने होते हैं। आप लोग यही करें, अपनी कोर्स को देखें जो आपका कोर्स आपको मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ लाजमी कहूँगा, हमेशा उस कोर्स में आए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वरना आप यहाँ आके फंस जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर आपने अपनी फ़ीस वगैरह खुद अरेंज करनी है और काम शाम करना है, और फिर तो अगर आपको अपना कोर्स अपनी पसंद के कोर्स में नहीं आए, ठीक है, और आप मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी पे इतना फोकस नहीं कर पाते, आप काम पे ज़्यादा करते हैं, और बाद में जब आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, अब उसमें अगर तो चीज़ें वो हैं जो आपको आपका इंटरेस्ट है या आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो आप वो ईज़िली पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आपने BS केमिस्ट्री किया और आप मास्टर ऑफ IT में आ गए हैं और आप यूनिवर्सिटी में इतना फोकस भी नहीं कर रहे, और जब फोकस करने की बारी आई है तो आप कहें यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो आपको मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप BS केमिस्ट्री करके MS केमिस्ट्री में आए हैं। तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में इतना ख़ास फोकस नहीं कर पाते, लेकिन बाद में आप पढ़ते हैं तो फिर आपको चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू जब आप मास्टर ऑफ IT पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी आप आई होप आप मेरी बात समझ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनको शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट डाउन कर दें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम नुमान रियाज़ @numan-riaz1 पे मुझे मैसेज करें, मैं फ़ौरन इसको रिप्लाई करता हूँ। और इंशाल्लाह अभी बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, और तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।